सो मेरे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक चल रहा है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन टॉपिक। ये फास्ट ट्रैक में मैं आप लोगों के मॉड्यूल के सॉल्व और सेल्फ प्रैक्टिस सम करवा रहा हूँ। हाँ, जैसे इसके पहले का जो हमने टॉपिक लिया बीआरएस, उसके सॉल्व सम में ही सारी एडजस्टमेंट आ गई थी। सॉल्व सम उसके सेल्फ प्रैक्टिस से भी ज्यादा अच्छे थे, तो हमने वहाँ पे सारे सॉल्व सम सारे कॉन्सेप्ट देखे। डिप्रिसिएशन इस टॉपिक में यहाँ पे सॉल्व सम से ज्यादा अच्छे सम, सॉल्व सम से ज्यादा अच्छे सम सेल्फ प्रैक्टिस के सम है। ये बात आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल में कौन से टॉपिक में कहाँ पे अच्छे अच्छे सम आपको मिलने वाले। तो हम लोग आज डिप्रिसिएशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी ने मेरे साथ सारी चीजें लिखना है, एक भी चीज आप पेंडिंग नहीं रखोगे, हर एक चीज लिखना है। मेरे साथ साथ लिखना तो आपकी समरी नोट्स भी बन जाएगी। मैंने बीआरएस में हर एक चीज आपको लिखवा के दी है, राइट। 3 स्टेप्स क्या थी, 2 रूल क्या थे, कौन से चीज का क्या मीनिंग है, एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन सी चीजें आती है, यहाँ पे और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं लिखवा करके दे दूंगा, है ना। सारी चीजें प्लीज लिखना, भले ही आपको पता हो, बट सेपरेट रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो फास्ट ट्रैक के लिए, मैं ऐसा सोच रहा हूं। सो आ जाओ, लिखो बेटा, हेडिंग दे दो डिप्रिसिएशन। चलो ध्यान देना, मैं डिप्रिसिएशन के इसके मीनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। डन, स्टार्ट करें बेटा हम लोग। सब लोग साथ में मेरे साथ साथ प्लीज लिखना सारी चीजें। आज सो लिखो डेप्रिसिएशन, जल्दी जल्दी लिखो। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन book value of depreciable assets. Depreciation is the reduction in book value of depreciable asset. Maybe because of its use, wear and tear, passage of time, or innovation and technology. बराबर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ध्यान से समझना बेटा। सो बच्चों, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट. So depreciation is the reduction in book value, not market value. Reduction in book value of depreciable asset. Maybe because of its use, maybe because of wear and tear, maybe because of innovation and technology. नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और मे बी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास भी हो गया तो भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। यस और नो? सब लोग साथ में बेटा, आगे बढ़े थोड़ा सा। ऑल सेट, चलो मैं थोड़ा सा आगे चल। सो ध्यान देना, सो डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ कौन सी एसेट बेटा? डिप्रिसिएबल एसेट। अब यहां पे आपको समझना होगा बुक वैल्यू मतलब क्या। बच्चों फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है,
फटाफट से 3-3 4-4 घंटे में एक एक टॉपिक हम लोग खत्म कर रहे बेटा। तो सब लोग बहुत ही शिद्दत से प्लीज 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 ध्यान देना, बरोबर है। मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना। बुक वैल्यू का मतलब लिखो फटाफट से। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का एक और नाम है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएबल असेट कौन सी असेट होती है? वो जो ये ऑल फोर कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो ही असेट को हम लोग डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे। बाकी और कोई असेट डेप्रिसिएबल असेट नहीं है। जैसे सबसे पहली कंडीशन, वो असेट की यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। वो असेट की यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं, इनफाइनाइट नहीं। और यही वो कंडीशन है जिसकी वजह से लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि लैंड का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। लैंड करोड़ों सालों से यहाँ पे है, आगे न जाने कितने करोड़ों सालों तक यहीं रहने वाली है। लैंड का यूजफुल लाइफ कोई कह नहीं सकता, इसीलिए लैंड सेकंड नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं करता, इसीलिए लैंड ये डेप्रिसिएबल असेट नहीं है। चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लैंड दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करता। वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, वो असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, और उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। ओनरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप। ओनरशिप ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। ओनरशिप ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप, है ना। उसकी रियल ओनरशिप नहीं भी रही, लीज होल्ड प्रॉपर्टी डीम्ड ओनर है ना। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी है डेप्रिसिएबल एसेट। तो क्या हुआ, वो लीज पे है, तो क्या हुआ, उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है, स्टिल आई एम डीम्ड ओनर ऑफ दैट लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एक और लिखो बेटा डेप्रिसिएशन का मीनिंग। यहाँ बहुत सिंपल था, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन, क्या, बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आगे बढ़े हम लोग, सब लोग साथ में बेटा, डन। चल, एक और मीनिंग लिख लो फटाफट से डिप्रिसिएशन का, और आई कैन से depreciation is the process of allocation of cost of depreciable asset over its useful life. Depreciation is the process of allocation of cost of depreciable asset over its useful life. यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, एक असेट है, एक कार खरीदा जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, इसकी यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए 4 साल। मैंने इसको हर साल मान लो 25-25 हजार से इसको कम कर दिया। 1 लाख रुपए की चीज 4 साल यूज होगी, 1 साल यूज कर लिया, मतलब अंदाज में ऐसा बोल सकता हूँ, अंदाज 25,000 से मैंने यूज कर लिया, वही 25,000 को तो आप डिप्रिसिएशन बोलते हो। सो इसी कॉस्ट को एलोकेट करने की प्रोसेस को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इसी कॉस्ट को अलोकेट करने की प्रोसेस को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिप्रिसिएशन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। लिखा बेटा सभी ने?
ऑल सेट, प्लीज लिखना। मैं जानता हूँ लिख लिख के आपके हाथ दुखेंगे, बट लिखो बेटा, लिखो। जितना ज्यादा अभी लिखोगे उतना पेपर में फायदा होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको पता होगा बट मैं याद दिलवा देता हूँ, पेपर में फाइनल एग्जाम में 3 घंटे आपको लिखना है। सो फाइनल एग्जाम में जो करना है वो अभी रोज करो, सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बातें लिखो, राइट नाउ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, फटाफट से बताओ। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस। उसमें भी कौन सा एक्सपेंस, बी स्पेसिफिक, नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से देयर इज नो चेंज इन कैश। अरे आप भूल गए क्या, अभी तो बताया। डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की बुक वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन की वजह से डेप्रिसिएबल असेट की बुक वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएबल असेट की बुक वैल्यू कम होती है, कैश कम नहीं हो रही है। सो डेप्रिसिएशन का कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। और जैसे ही मैंने बोल दिया एक्सपेंस है, तुम बताओ बच्चों इसका बैलेंस कौन सा है। All asset drawing debtors expense and losses, all assets drawing debtors expense and losses, all assets drawing debtors expense and losses are always having debit balance। depreciation expense है तो इसका बैलेंस भी कौन सा रहेगा, डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बरोबर। राइट, ऑल सेट। आज और थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटे। नाउ नाउ लिख लिया बेटे सभी ने, और थोड़ा सा आगे बढ़ते। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन से असेट पे हम लोग चार्ज करते बेटा, बता दो तो जरा, कौन से असेट पे, डेप्रिसिएबल असेट पे। मेरा आपसे सवाल है, कैश डेप्रिसिएबल असेट है, नो। यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, कैश करंट असेट है। मोर देन 1 ईयर मतलब अगर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो लॉन्ग टर्म असेट भी होगा, शॉर्ट टर्म पे तो नहीं। एक बच्चे ने बोला सर बैलेंस डेबिट क्रेडिट नहीं समझा। रैंडम फैजल, तुझे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं समझा, तुझे एक चीज करना होगा, तुझे एक चीज करना होगा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। तुझे एक चीज करना होगा, ये जो मैं बता रहा हूं स्क्रीन पे, ये याद से आज ही देख। ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले जो थंबनेल वाली वीडियो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के, ये देख। वो बोल रहा सर डेबिट क्रेडिट बैलेंस समझा, बट यहां कैसे अप्लीकेबल है वो नहीं समझा। ए भगवान मेरे मुन्ना, डेप्रिसिएशन ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस है। डिप्रिसिएशन ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस है, तो डिप्रिसिएशन का भी डेबिट बैलेंस है। तो अकाउंटिंग करते समय मुझे वो रूल यूज करना है। बच्चों इस ब्रह्मांड में, चाहे 11th 12th में बच्चा हो, चाहे सीए सीएस सीएम में, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हो, चाहे बीकॉम एमकॉम का बच्चा हो, पीएचडी कर रहा हो,
है ना। अकाउंटिंग का पूरा बेसिक जर्नल एंट्री से लेकर के तो बैलेंस शीट बनाने तक लॉजिक विथ लॉजिक, द रियल लॉजिक बिहाइंड द जर्नल एंट्री इन वीडियोस के अंदर में समझाया हुआ है। ये जरूर आप देखना, किसी के बर्थडे पे आप चाहो तो ये प्लेलिस्ट उसको गिफ्ट कर देना, बहुत शिद्दत से समझाया हुआ है। बट ये लेक्चर देखने के लिए एक चीज चाहिए, पेशेंस, राइट। ये जरूर एक बार आप चाहो तो देख सकते हो। अब वो बच्चा बोल रहा सर यहाँ कैसे अप्लीकेबल है, क्यों अप्लीकेबल नहीं है? जब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है तो बिल्कुल अप्लीकेबल रहेगा बेटा, रैंडम फैजल, राइट। आ जाओ, ध्यान देना। अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ डिप्रिसिएशन की, जो कि डिप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस है। सर क्यों डेबिट है? क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बोलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दो मेथड है डिप्रिसिएशन की, है ना। बोलो कौन कौन सी मेथड है बेटा, कौन कौन सी मेथड है, जल्दी बताओ कौन कौन सी मेथड है, फटाफट से टाइप करो बेटा कमेंट। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की दो मेथड है, कौन सी दो मेथड है, टाइप करो बेटा सब लोग। ओके, खुशी, रैंडम फैजल, ओके। WDV SLM बहुत बच्चे बोल रहे हैं, ओके ओके। यहाँ सिर्फ दो बच्चों का सही आया है, वंदन का और ऋग्वेद का। WDV SLM ये कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मेथड नहीं है बेटा। आप क्या कर रहे हो बच्चों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दो मेथड है, पहली है चार्ज टू असेट और दूसरी है बेटा मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर फिर वो SLM WDV क्या है? वो AMOUNT अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है, अमाउंट कैलकुलेशन करने की मेथड है। SLM WDV एन्यूटी, है ना, बरोबर है कि नहीं। उसके बाद में आपका सिंकिंग फंड मेथड, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर, SYD, ये SLM WDV सब अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है। मैं अमाउंट का पूछ रहा हूँ या अकाउंटिंग का? अमाउंट का पूछ रहा हूँ या अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग की दो मेथड पूछा है, बरोबर। वेरी गुड भव्या, वेरी गुड। सो पहली चार्ज टू असेट है, दूसरी है मेक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ध्यान देना सारे बच्चे, चार्ज टू असेट में हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू दैट रिस्पेक्टिव डिप्रिसिएबल असेट। और यहां पे मेक प्रोविजन में जान दो, मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डन, यहां तक लिख लिया बेटा सभी ने, ऑल सेट। अब ये दोनों मेथड क्या है मैं बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। दोनों केस में डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। एक केस में यहां पे असेट पे चार्ज किया, दूसरे केस में हमने इसकी प्रोविजन बनाए। एक केस में मैंने असेट पे चार्ज किया, दूसरे केस में मैंने क्या बना लिया, प्रोविजन किया, मतलब असेट पे चार्ज नहीं किया। असेट पे चार्ज करना मतलब असेट का बैलेंस कम करना। तो देखो फर्स्ट वाले केस में डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट, दैट्स व्हाई फर्स्ट केस में असेट को क्रेडिट किया। असेट पे चार्ज करना मतलब असेट को कम करना, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। सो असेट पे चार्ज करना मतलब असेट को क्रेडिट करना, देखो फर्स्ट केस। सेकंड केस में मैंने असेट पे चार्ज नहीं किया,
सेकंड केस में मैंने डिप्रिसिएशन की प्रोविजन बनाया। अरे बात एक ही है ना, असेट पे चार्ज करना है या असेट कम करना। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में या तो असेट को कम करो या तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करके लायबिलिटी को बढ़ा दो, क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस, प्रोविजन लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। सो असेट को कम करना क्या या फिर लायबिलिटी बढ़ाना क्या, बात तो एक ही है। इसीलिए दोनों मेथड में कोई खासा फर्क नहीं है, अल्टीमेट मीनिंग दोनों का सेम है। हाँ, प्रेजेंटेशन दोनों का अलग अलग है, प्रेजेंटेशन दोनों का अलग अलग है, अल्टीमेट मीनिंग बिल्कुल सेम है बच्चे। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। अल्टीमेट मीनिंग बिल्कुल सेम है। क्लियर है? बड़े बेटा थोड़ा सा आगे, पक्की बात। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तब डिटेल में इसके ऊपर और डिस्कशन करते। डन? चल, यहां तक हमने अभी तक देखा है बेटा, यहां तक हमने अभी तक देख लिया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड, विक्की बेबी का फोन आया। यस बेबी, यस, आजा भाई, चाय पिला तो आज मेरे हाथ की अच्छी वाली। क्या बात कर रहे हैं? तो ठीक है, थोड़ा सा लेट हुआ चलेगा, लेक्चर खत्म होने के बाद। नहीं, मैं हर बार आता तू फोन नहीं उठाता, सो जाता ना। मैं तो अभी खत्म हो जाएगा मेरा लेक्चर 45 मिनट में, है ना भाई। कॉल नहीं, मैं डायरेक्ट आजा बोल दे, मेरे को आजा बोल दे बस। हाँ ठीक है, फिर डन, आता हूँ। यो, चल, क्लियर है ना? सो ध्यान से देखना बेटा, इतनी सारी चीजें हमने अभी तक लिख ली है ना। विकास सर का फोन था, सैटरडे नाइट, बट क्या करे यार, अभी अपना लेक्चर का कमिटमेंट है। बट जैसे लेक्चर होता है मैं मेरे भाई से मिलने के लिए जाऊंगा, है ना? इच्छा तो ऐसी हो गई कि जैसे अभी चले जाऊं विकास से मिलने के लिए, बट लेक्चर खत्म होने का इंतजार मुझे और विकास को, हम दोनों को करना पड़ेगा, राइट? यस। चल, थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां तक लिख लिया सभी ने? वेरी गुड, क्लियर है ना बेटे? थोड़ा सा आगे बढ़ते। अच्छा, डिप्रिसिएशन ये जो हम लोग चार्ज करते हैं डिप्रिसिएबल असेट पे या प्रोविजन बनाते हैं, सर वो लोग आ गए क्या ट्रिप से? हाँ आ गए ना बेटा, सुबह ही आ गए, आगे आगे। सो ये कौन सी असेट पे जनरली डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ध्यान से सुनना। टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से। यस, 2 रुपए की पेप्सी, विक्की सर सेक्सी। टेंजिबल फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं, और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट लिख लो, लिख लो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए काम आएगा, ये अमोर्टाइज होती है। दोनों का अल्टीमेट मीनिंग सेम है, अल्टीमेट मीनिंग दोनों में भी रिडक्शन इन बुक वैल्यू है। इंटेंजिबल असेट के डिप्रिसिएशन को टेक्निकली अमोर्टाइजेशन कहते हैं, इंटेंजिबल असेट के डिप्रिसिएशन को टेक्निकली अमोर्टाइजेशन कहते हैं। बरोबर है क्या? चलो थोड़ा सा आगे, पक्की बात। चल, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगला पार्ट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, डिप्रिसिएशन का मैंने अभी तक आप लोगों को मीनिंग बताया, डिप्रिसिएशन का अभी तक मैंने मीनिंग बता दिया। रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, है ना। टाइम पास हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट ऑब्सोलीट हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, है ना। नया टेक्नोलॉजी आ गया, पुराने टेक्नोलॉजी वाली एसेट का वैल्यू कम हो गया। उसके बाद एक और मीनिंग देखा, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑन सम रीजनेबल बेसिस। उसके बाद ये देखा, डिप्रिसिएशन में बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है ना। कहीं पे भी जब बुक वैल्यू आप पढ़ते हो, डब्ल्यूडीवी इस टॉपिक में आने वाला है। सो बीवी और डब्ल्यूडीवी, बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी वन एंड सेम थिंग। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, सेम डब्ल्यूडीवी बुक वैल्यू सेम है। उसके बाद डिप्रिसिएबल एसेट कौन सी है, वो जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है, हम लोग उसे डिप्रिसिएबल एसेट बोलेंगे बच्चों।
उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। लैंड की यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है, इसलिए लैंड डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। बच्चों की गलत फहमी है, बच्चे बार बार बोलते हैं लैंड एप्रिसिएबल एसेट है इसलिए उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। गलत। लैंड वो 4 में से दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है, मतलब लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है, इसीलिए लैंड डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। और तीसरा कंडीशन ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए, और चौथा वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मेथड बताई डिप्रिसिएशन की। एक है चार्ज टू असेट जिसमें डिप्रिसिएशन टू असेट लिखेंगे, और दूसरा बेटा मेक अ प्रोविजन डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यस और नो। मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा आप एग्जाम में मैच करके आ जाना कि ये क्वेश्चन मास्टर ने फास्ट ट्रैक में करवाए थे कि नहीं करवाए थे। एग्जाम होने के बाद मैसेज कर देना कि सर मजा आ गया था। राइट, डन। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। अब लिखो ऑब्जेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स फटाफट से लिखो ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक मैंने अकाउंटिंग चालू नहीं किया डिप्रिसिएशन की, है ना। एग्जाम के अंदर में पूरी तैयारी करके जाना है ना, बेस बना के जाना है। पिज्जा अगर बनाने के लिए बोला है तो पहले बेस बनाओगे ना, कि डायरेक्ट टॉपिंग ही छिड़क दोगे तवे पे। पहले बेस बनाना पड़ता है, तो हम लोग बेस बना रहे बेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग, प्लीज मेरे साथ साथ लिखो हर एक चीज। बोलो तो बेटा पहला ऑब्जेक्टिव, जब तक आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, जब तक आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तब तक मुझे एक बात बताओ आपका पीएनएल अकाउंट कंप्लीट होगा क्या? क्योंकि डिप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट, बरोबर ना। बगैर डिप्रिसिएशन के आपका बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने साल भर में असेट यूज किया हो ना किया हो, असेट रेडी फॉर यूज है, असेट रेडी फॉर यूज है, तो डिप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा या प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो डिप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ भी कहता है, इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है, जब तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तब तक आपको करेक्ट इनकम पता चलेगा क्या। सो पहला ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट करेक्ट इनकम। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जब तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तब तक आपको असेट की क्लियर पिक्चर पता चलेगी, असेट कितने की है, बिकॉज डिप्रिसिएशन द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ असेट ना। सो टू फाइंड आउट करेक्ट financial position of the business, correct financial position of the business, बरोबर है क्या। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, यानी डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की बुक वैल्यू कम हो रही है, कैश कम नहीं हो रही है। अब ध्यान से सुनना, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब ये प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, बट इसकी इतनी औकात नहीं है कि कैश को कम कर सके। तो हर साल प्रॉफिट के कंपैरिजन में, हर साल प्रॉफिट के कंपैरिजन में आपके कैश बॉक्स में कैश ज्यादा दिखेगी। कितने अमाउंट से ज्यादा दिखेगी? डिप्रिसिएशन के अमाउंट से, क्योंकि डिप्रिसिएशन ने प्रॉफिट को तो कम कर दिया पीएनएल के डेबिट में आके, बट वो कैश को कम नहीं कर पाया, इसलिए कैश ऑलवेज हायर देन योर प्रॉफिट फिगर इफ देयर इज अ डिप्रिसिएशन, इफ देयर इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। यस और नो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फंड्स मिल गए क्या असेट को रिप्लेस करने के लिए? फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, यानी आपके कैश बॉक्स में एक्स्ट्रा पैसे दिखेंगे एज कंपेयर टू प्रॉफिट। उन एक्स्ट्रा पैसों से आप नई असेट खरीद सकते हो क्या। और मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, तब तक आपको उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चल सकता है क्या? नो। सो टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। जब तक आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे आपको इसकी करेक्ट कॉस्ट पता नहीं चलेगी, बरोबर। अब ध्यान से सुनना, मैंने अकाउंटिंग करने के लिए आपको दो मेथड बता दी थी, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी।
मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग करने के लिए सिर्फ मेथड काफी है कि अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास अमाउंट भी होना चाहिए डिप्रिसिएशन का? सिर्फ मेथड काफी नहीं है। फॉर अकाउंटिंग आपके पास डिप्रिसिएशन का अमाउंट होना भी जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट लिखो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट। अमाउंट, अब बोलो, बहुत सारी मेथड्स है। अब लिख लो, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, NUT मेथड, सम ऑफ, ES डिजिट मेथड। डन। प्रोडक्शन यूनिट, क्या हो गया रे पेन को, मशीन आवर, डिप्लेशन मेथड। बरोबर, यहां तक लिख लिया सभी ने? अब ले लो एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, मैं एक चाय पी लेता हूं क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आ रही है। बाहों में लेके तुझे।
चलो भैया आ जाओ। एम आई ऑडिबल विजिबल? ठीक है। यस, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ बच्चों। डन डन डन। सो ये बेटा आप लोगों की अमाउंट कैलकुलेट करने की सारी मेथड्स है, राइट। अकाउंटिंग की तो मैंने मेथड बता दिया, अकाउंटिंग की मैंने मेथड बता दिया। ये अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी, एनयूटी, सम ऑफ ईच डिजिट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड और डिप्लेशन मेथड, बराबर। और भी काफी सारी मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, बट उतनी सारी मेथड हम लोगों को पढ़नी नहीं है। सर हमको कौन कौन सी मेथड पढ़नी है? एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, बरोबर है, सम ऑफ ईच डिजिट, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर एंड डिप्लेशन मेथड। इतनी मेथड्स हम लोगों को पढ़ना है। एक बच्चा बोले सर आपका सीए इंटर का टीचिंग स्टाइल बहुत मस्त है, मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई मीत। बट अभी सीए फाउंडेशन का क्लास चल रहा है, राइट। सीए इंटर का जो है मंडे से फास्ट ट्रैक चालू हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात को सीए इंटर एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सीए फाउंडेशन का। एंड वेयर इज योर प्रेस्टीज पॉइंट? प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, शुक्रवार पेट ना। आ जाओ। ये सारे मेथड है सिलेबस में बेटा। सिलेबस के अंदर में 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड हम लोगों को पढ़ना है। मैं वन बाय वन एक एक मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से लेने वाला हूं, है ना। तो सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, एसएलएम के और भी कुछ नाम है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना और लिखना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, यस और नो। डब्ल्यूडी मेथड का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो मैंने नाम बोला उससे सुन करके आपने लिख लिया बड़े सारे। तो वन बाय वन एक एक मेथड हम लोग देखते हैं, राइट। अब आ जाओ आप लोगों के मॉड्यूल में। मैंने काफी सारी थ्योरी बता दी है, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन में कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये तीन ही फैक्टर क्यों है अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन के फॉर्मूला में ये तीन ही वेरिएबल आते, इसलिए तीनों को हम लोग बोल देते फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। खैर ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में क्या आएगा मैं बताता हूँ। डायरेक्टली आओ, स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी मेथड देखेंगे। सबसे पहली स्ट्रेट लाइन मेथड, और हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब जो जो इजी क्वेश्चन है वो मैं मॉड्यूल से डायरेक्टली बताने वाला हूं, और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले, राइट। क्या हम लोग स्टार्ट करें? अब तक जो मैंने डिप्रिसिएशन बताया इसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। अब तक जो बताया उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं आगे बढ़ू बेटा? पक्का? चल आ जाओ फिर। सो जैन ब्रदर्स अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई। ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे। अच्छा है, मॉड्यूल सभी के पास में मैं ऐसा सोच रहा हूं, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है। इंस्टीट्यूट के नए वाले मॉड्यूल आए हैं, पुराने नए मॉड्यूल में कोई खासा फर्क है नहीं।
तो आपके पास प्रीवियस वाले मॉड्यूल भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नहीं तो बच्चा बोलेगा सर नया मॉड्यूल कवर चेंज किया है सिर्फ। नहीं डन। सो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एक बिजनेसमैन ने मशीन अक्वायर किया ऑन 1 जुलाई 21 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation। लो, एक नई चीज पता चली। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, और ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये ऑल सच एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट के वैल्यू में ऐड होता है। तो ये 1 लाख हम लोग असेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे। असेट की वैल्यू होगी 15 लाख। असेट खरीदा 1 जुलाई को। आगे लिखा है फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। असेट 1 जुलाई को खरीदा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ रेडी फॉर यूज भी 1 जुलाई को ही हुआ होगा। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर ये 6 महीने होते हैं। सो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा? फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे साथ साथ फॉर्मूला बताओ। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का, डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। इफ इन द क्वेश्चन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन, तो यहां पे भी स्ट्रेट लाइन मेथड का एक फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। सर यहां पे आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं किया बेटा, जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो इन्होंने सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही रेट दिया होगा। नो नीड टू माइनस स्क्रैप वैल्यू, नो नीड टू डिडक्ट द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट, अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को? पक्की बात? थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा। सो अब आपका सवाल, सर ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना, ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना? मैंने यहाँ पे लिख तो दिया, अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। हमारे अभी वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है क्या, चेक करो तो। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है क्या, चेक करो। जी हाँ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला। तो बताओ बेटा डिप्रिसिएशन कितना आएगा? सो डिप्रिसिएशन पर एनम 15 लाख असेट की कॉस्ट है इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, सो 1,50,000 पर एनम। ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, राइट है ना। इसीलिए देखो जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 1 2 3 4 हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, जैसे मान लो आया 1.5 लाख आया ना यहाँ पे, तो हर साल फर्स्ट ईयर में भी 1.5 लाख, सेकेंड ईयर में भी 1.5 लाख, थर्ड ईयर में भी 1.5 लाख, फोर्थ ईयर में भी 1.5 लाख, और ये सभी पॉइंट को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इस मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड है। यहाँ पे रेट दिया है तो यही फॉर्मूला रहेगा 15 लाख इंटू 10%, ये पर एनम का है, बट फर्स्ट ईयर में एसिड यूज हुआ 6 महीना, इसीलिए यहाँ पे आएगा 75,000। तो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मैंने अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है 75,000 फॉर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर। अब इन्होंने पूछा क्या है? शो द मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलो बेटा मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन आप सभी के पास में मॉड्यूल में होगा, है ना, मॉड्यूल सामने रखना। तो मैं यहाँ पे मशीन अकाउंट बना लेता हूँ और डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेता हूँ। ये मशीन अकाउंट है और ये डिप्रिसिएशन अकाउंट है, बरोबर है क्या? और कितने साल के लिए बोला है मैं मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट? फॉर द ईयर 21 एंड 22, बरोबर है, कैलेंडर ईयर है बेटा। 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। फॉर द ईयर 21-22 2 साल के लिए मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। वेरी गुड।
फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन 75 और खुशी ने बिल्कुल से लिखा सेकेंड ईयर के लिए कितना रहेगा 1,50,000, राइट। आज सो ध्यान देना, मशीन कब खरीदा 1 जुलाई 21, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 लाख, बरोबर है। मशीन अकाउंट में आप सभी ने लिख दिया बेटा, इसका दूसरा इफेक्ट बैंक में चला गया होगा, बरोबर। 14 लाख प्लस 1 लाख। उसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन के अंदर में, और कुछ हुआ है क्या फर्स्ट ईयर में? 1 जुलाई को मशीन खरीद लिया, रेडी फॉर यूज हो गया। अगस्त में कुछ हुआ? नो। सितंबर? नो। अक्टूबर? नो। नवंबर? दिसंबर? यस, दिसंबर में ईयर एंड हुआ, तो ईयर एंड की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ईयर एंडिंग के समय क्या रहता बच्चों, बताओ तो जरा। ईयर एंडिंग के समय बच्चों, ईयर एंडिंग के समय, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ईयर एंडिंग के समय आपको कंपलसरी डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना होगा। सो मैं लिखूं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मैंने मशीन पे चार्ज किया, कितना है बेटा फर्स्ट ईयर का 75,000, बरोबर है। 15 लाख इंटू 10%, 1.5 लाख, ये 1 साल का, तो 6 मंथ का 75,000। दूसरा इफेक्ट मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 75,000। आप लोगों को फॉर्मेट पता है, मैं ऐसा सोच रहा हूं फॉर्मेट आप लिख पाओगे ना अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, चलो फटाफट से बैलेंसिंग फिगर निकालना। बैलेंसिंग फिगर बताओ तो बेटा, मशीन का बैलेंसिंग फिगर 14,25,000 31 दिसंबर का, बैलेंस कैरिड डाउन, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बरोबर है। 1,122 बैलेंस ब्रॉड डाउन। डिप्रिसिएशन का बैलेंस कहा जाएगा सेम डे, साल के आखिरी में, बाय पीएनएल अकाउंट। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये टोटल दोनों साइड की आपका होमवर्क है, टोटल आप करोगे बेटा घर पे अच्छे से, है ना। चलो अगले साल क्या हुआ चेक करना। अगले साल फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे बेटा, फिर से 31 दिसंबर 2022 बाय डिप्रिसिएशन कितना रहेगा 1,50,000। सो 1425 से 150 चला गया, बैलेंस कैरिड डाउन, बताओ तो बेटा कितना आ जाएगा 12,75,000। ये हो गया यहाँ पे 2 साल का हिसाब खत्म। नेक्स्ट ईयर इसको ओपनिंग बैलेंस बोल करके दिखा देंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो सेकेंड ईयर का, और डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में कहा जाता है बच्चों, पीएनएल में। ऑल सेट। चल बेटा थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट उसके बाद में और क्या बोला है यहाँ पे, मैंने डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया, मशीन अकाउंट भी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पे कौन सा मेथड है 10% एवरी ईयर, और कौन सी मेथड बोला है राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम एवरी ईयर। आपको बोला है मशीनरी अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस मशीन अकाउंट का इस बार कौन से मेथड से बनाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी मेथड है। फर्स्ट ईयर का कौन सा रहेगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ तो। 1 जुलाई 21 को खरीदा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड, असेट का कॉस्ट कितना था बेटा 15 लाख, बरोबर। डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 6 महीने का, ये 1 लाख 15 लाख का 10% 150, और 6 महीने का चाहिए तो 75। बोलो 1122 को बैलेंस कितना बचा 12,75,000, 12,75,000 नहीं 14,25,000। अब यहाँ फर्क है, फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रहेगा, अब किस पे रहेगा डब्ल्यूडीवी पे। बोलो बेटा कितना आया 142,500, कितना आया 142,500। बोलो बचा कितना फिर
बोलो बोलो फटाफट से। इतने 12,82,500। तो सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा? 142,500। 142,500। 142,500 हो गया। इलिस्ट्रेशन नंबर 2। फर्स्ट ईयर का तो 75 है, सेकेंड ईयर का 142,500। इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं करना है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले बता रहा हूं, सोचना भी मत। बरोबर। उसके बाद आगे बोला है एसवाईडी मेथड। आगे कौन सा मेथड दिया बेटा? एसवाईडी मेथड। ध्यान देना, एसवाईडी में डायरेक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, प्लीज ध्यान दे दो सारे बच्चे। एसवाईडी मेथड है। रेड। रेड कौन है रे? रेड ओके। फाइनल अकाउंट बेटा होगा ना बहुत जल्दी, चिंता मत कर। यस। ओके। एनएस रेड। सर इंग्लिश कब स्टार्ट होगी? ओके। हो सही बात। बेचारा रेड। आर्यन। क्या यार, कुछ भी लिखते हैं। यार ये सही में ना, इनके माँ बाप ने इनको पैदा कैसे किया, मेरे को तो कभी कभी वही समझ में नहीं आता। ओहो हो। चलो आ जाओ। चलो यार आ जाओ। नहीं नहीं, कर दिया कर दिया। सो मुन्ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते, लेट्स कंटिन्यू। नहीं ब्लॉक किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ प्लीज ध्यान देना। क्या होता है, इनके मम्मा पापा ने इनको खुला छोड़ा हुआ होता है। इन्होंने इनके माँ बाप की जिंदगी तो कर दी बर्बाद। तो इनके माँ बाप इनको बोलते बेटा हमारी जिंदगी तो तुमने झंड करके रख दी है, अब जाओ किसी और की जिंदगी झंड करो। तो इनके पिछवाड़े पे लात देख के इनके माँ ने और इनके बाप ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो ये लावारिस कुत्ते और भटकेंगे कहाँ? कहीं तो कोई चैनल देखते हैं और उसके ऊपर में फिर आ करके पॉटी करना शुरू करते हैं। वही मम्मा पापा जो घर पे इनको सिखाते हैं, वही बाहर जा करके लोगों के साथ करते हैं। तो जब भी ये कोई गलत काम करते तो मेरे को दया इनके ऊपर कभी आती ही नहीं, मुझे इनके माँ और बाप के ऊपर ही दया आती कि उन बेचारों की क्या हालत हो गई होगी। आ जाओ। चलो लोन नहीं लेने का है? भगवान उनके माता पिता को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये तो गधे के बच्चे ही है सब, इनको तो सद्बुद्धि आने से रही। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। मेसर्स आकाश एंड कंपनी, ध्यान दो बेटा। परचेज अ मशीन फॉर ₹10 lakh। डन। Estimated useful life and scrap value were 10 year and 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1/1/2017. The machine was put to use on 1/1/2017. ये इंफॉर्मेशन दे दिया,
बट आगे क्या बोला है ध्यान से सुनना। रिक्वायर्ड मशीनरी अकाउंट, depreciation account in their books for 2022 by using sum of years digit method। हमें कौन से साल का मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है? फॉर द ईयर 22। फॉर द ईयर कौन सा साल बेटा? 22। बाकी और कोई साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉर द ईयर 2022। सो ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे। सो मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, बट इस बार मेथड कौन सी यूज करना है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, बरोबर। अभी करते सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कैसे काम करती है, जरा ध्यान से सुनना। क्या क्या डेटा दिया बेटा आपको, और आपको कौन से साल का अकाउंट बनाना है? 22। और इन्होंने असेट कब खरीदा था, पुट टू यूज किया था? 1117। भाई साहब 7 साल पहले, 17, 18, 19, 20, 21। और हमें अकाउंट बनाना है 6th ईयर का, छठे साल का, 2022 का, 2022 का। आ जाओ ध्यान से देखो। सो मैं एक काम करता हूं, असेट का आपको कितने में दे दिया बेटा? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 120। यूजफुल लाइफ 10 साल। सम ऑफ ईयर्स डिजिट का फॉर्मूला बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। लिखो वर्किंग नोट 1। यूजिंग एसवाईडी मेथड, मेरे साथ साथ लिखना बेटा। यूजिंग एसवाईडी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसका फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर डिवाइडेड बाय एसवाईडी इंटू अनदर ब्रैकेट। बता दो हर चीज का मतलब, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इंटू अनदर ब्रैकेट कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। आ जाओ। सो यूजफुल लाइफ कितनी बची है असेट की इंक्लूडिंग करंट ईयर? करंट ईयर मतलब कौन सा साल, लिख करके रखो जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा है। ईयर फॉर विच डिप्रिसिएशन आस्क्ड, वो होता है करंट ईयर। जिस साल का आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो ना, जिस साल का आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसे मैं करंट ईयर बोल दूंगा। जिस साल का आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो उसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? करंट ईयर बोलने वाला हूं, बरोबर। सो ध्यान देना सारे बच्चे। मैं कौन से साल का डिप्रिसिएशन निकालूंगा? पहले फर्स्ट ईयर का। देखो असेट कब खरीदा? 1 जनवरी। और ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 दिसंबर। सर आपको कैसे समझा? वहां पे बोला है ना डिप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक फॉर 2022। वहां पे फॉर 22-23 लिखा है क्या? नो, वहां पे लिखा है फॉर 2022, मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर है। सो ध्यान से सुनो, मैं फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। तो तुम बताओ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं तो करंट ईयर कौन सा रहेगा? फर्स्ट ईयर। करंट ईयर फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर्मूला में मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर। सर हमें लेकिन 2022 का पूछा है। अरे सुनो तो सही, मुझे सारे डिप्रिसिएशन निकालने पड़ेंगे वैसे भी 22 तक, क्योंकि 2022 का ओपनिंग बैलेंस असेट का कब निकलेगा? जब 2021 तक के सारे डिप्रिसिएशन माइनस हो गए। सो यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर कितना है बेटा बताओ? टोटल यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर, और मैं भी डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं फर्स्ट ईयर का। पेशेंस बहुत जरूरी बेटा इस लेक्चर में। मैं डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं फर्स्ट ईयर का, तो बताओ फर्स्ट ईयर से कितना लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर?
इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर। चलो काउंट करो फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर को भी इंक्लूड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 ईयर्स। एच वाई डी कैसे निकलेगा? एच वाई डी इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। एन मतलब टोटल यूजफुल लाइफ, टोटल यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10 साल इन ब्रैकेट 10 + 1/2, यानी कितना आ जाएगा 55। ये एस वाई डी आ गया 55। अब एस वाई डी चेंज नहीं होगा, एस वाई डी हर बार कितना रहेगा 55 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कितना था बेटा असेट का, बताओ तो। कॉस्ट प्रश्न में दिया है ना 10 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया बेटा 1,20,000। क्लियर? बताओ बेटा कितना आया है यहाँ पे, फटाफट से बताना जरा। 10 माइनस 1,20,000 इंटू 10 / 55 कितना आया 1,60,000। कितना है बेटा 1,60,000। सबका आ गया फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। चलो सेकेंड ईयर से टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी बेटा एसेट की 10 साल थी। वेरी गुड बेटा। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन ये कौन से साल का निकला 2000, अब 2018 का। चलो सेकेंड ईयर से कितनी लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 ईयर्स अपॉन 55 इंटू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 10 लाख माइनस 1.2 लाख। आप एग्जाम में 10L माइनस 1.2L मत लिखना, पूरी फिगर लिखना। बरोबर है 8.8 लाख। कितना आया थर्ड ईयर 2019। 8 साल बचे थर्ड ईयर से। देखो थर्ड ईयर से काउंट करो यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर। करंट ईयर मतलब यहाँ कौन सा साल है थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन है। तो थर्ड ईयर से कितनी लाइफ बची 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 ईयर्स अपॉन एच वाई डी तो उतना ही रहेगा। टोटल लाइफ चेंज थोड़ी होने वाली है, टोटल तो 10 ही रहेगी। सो 10 इन ब्रैकेट 10 + 1/2 इंटू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। यह आया 1,28,000। D4 7/55। 7 क्यों यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर न्यूमरेटर में। सो चौथा साल है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 ईयर। 10 लाख माइनस 120 8,80,000 डिवाइड बाय 55 इंटू 7। बरोबर वेरी गुड। और 2021 का निकाल लो। 6/55 96,000 और लास्ट 2022 का निकाल लो क्योंकि 2022 का अकाउंट बनाने बोला है। सॉरी हाँ बच्चों नींद आ गई थी मेरे को। 80,000 है ना, आंख लग गई थी।
भाई साहब, हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? हो गया सभी कुछ? अब मैं अकाउंट बना लेता हूं। मशीन अकाउंट कौन से साल का बोला है? फॉर ईयर 22। बताओ, 1 जनवरी 2022 को यह असेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रहेगा? 1 जनवरी 22 का बैलेंस चाहिए मुझे, ओपनिंग बैलेंस। तो 31 दिसंबर 21 तक जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया है वो सब माइनस करो असेट की कॉस्ट में से। 10 लाख में से 1 जनवरी 22 का बैलेंस चाहिए, तो 31 दिसंबर तक के सारे डिप्रिसिएशन माइनस करो। 96 माइनस 1,12,000 माइनस 128। अब समझा मैंने क्यों निकाला सब? माइनस 144 3,60,000 बचा, ऑल डिप्रिसिएशन माइनस की। डन? बड़े आगे। उसके बाद चलो बेटा डिप्रिसिएशन लगाओ। तो अब 2020 का 22 का डिप्रिसिएशन कितना है ऑलरेडी निकाल के रखा मैंने, देखो 22 का। खेल खत्म। डन? बोलो कितना बचा? 360 में से 80 गए, 2,80,000। खेल खत्म हुआ बच्चों। ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। डन? यहां तक लिखा बेटे सभी ने? अच्छा, एसवाईडी में समझ में आया क्या सभी को? ये वाली फिगर निकालने के लिए कॉस्ट में से सारे डिप्रिसिएशन माइनस करना है। 2022 का अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो 21 तक के सारे डिप्रिसिएशन मुझे माइनस करने होंगे। इसीलिए मैंने ये डिप्रिसिएशन निकाल लिए 21 तक सारे। 1 2 3 4 5। सो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया और 22 का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल के रखा था इसी मेथड से, ये भी आ गया। बैलेंसिंग फिगर 2,80,000। क्लियर? डन? मॉड्यूल के अंदर के अगले 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे? बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। कल हमारा डिप्रिसिएशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल का लेक्चर मिस मत करना। कल का लेक्चर मिस मत करना। कल का लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट? अच्छे से पढ़ाई कर लो। देखो, देखते देखते आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे कल तक। फिर डिप्रिसिएशन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका बेटा सिंगल एंट्री। डिप्रिसिएशन के बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा सिंगल एंट्री टॉपिक, या फिर इन्वेंट्री टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सिंगल एंट्री या फिर इन्वेंट्री स्टार्ट कर दूंगा। प्लीज अब्सेंट मत रहना। प्लीज अब्सेंट मत रहना। यस, थैंक यू सो मच बेटा। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। बाय। कल नहीं रहेगा। कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा बच्चों। बच्चों कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा। डन? ये मिल चलो, थैंक यू सो मच गाइज। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय। आप सभी का प्यार ऐसे मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और तैयारी करवाता रहूं, है ना?
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर मंडे। संडे लेक्चर नहीं है, कल रिवाइज करो रे बाबा नालायक हो सारी चीजें। संडे लेक्चर नहीं रहेगा, कल आपने रिवीजन करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे इनका है। ए बच्चों अपना लेक्चर कब रहेगा मालूम है क्या? ए रुको रुको, टाइम टेबल मालूम इन सभी को? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे सीए इंटर। अब अपना कब रहेगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम लोग कब मिलेंगे बेटा? थर्सडे को। यस, थर्सडे को। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। उसके पहले अगर बीच में मिलना रहा तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। उसके पहले बीच में मिलना रहा तो अनाउंसमेंट कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। प्लीज आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना यार ये वीडियो।